हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड डूइंग योर स्टडीज़ वेरी वेल. So my name is C. Ajay Kumar and it's been around 10 to 12 years that I am in teaching along with my job. Teaching, if I talk about, mainly in subject of auditing, corporate governance, business law, business communication, direct taxation and indirect taxation. And if I talk about my job, I have exposure in working with MNCs, Indian corporates plus Indian CA firms. सो यस, हम लोग जो डिस्कस भी करेंगे यहाँ पे चीज़ें, वो हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी जोड़ कर समझेंगे जहाँ जहाँ पे रेलिवेंट होगा. ऑल्दो द सब्जेक्ट इज़ टोटली थियोरेटिकल, बट जहाँ पे ज़रूरत होगी वो हम प्रैक्टिकली भी कनेक्ट करके चलेंगे. ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होती है और याद रखने में आसानी होती है कि हाँ सर ने उस चीज़ से जोड़ कर समझाई थी, उस चीज़ से जोड़ कर समझाया था, तो ऐसे याद रहता है बच्चे को. तो सर इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम क्या क्या समझने वाले हैं? बहुत थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे. सब्जेक्ट हमारा है क्या एक्चुअली, थोड़ा सा पैटर्न देखेंगे, पेपर का पैटर्न कैसा होता है थोड़ा सा. ऑल्दो लास्ट में आपको मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा. लास्ट में हम इस पर वीडियो बनाएंगे जिस पे हम आपको एग्ज़ाम गाइडेंस प्लस एग्ज़ाम टिप्स जो पेपर में लिखोगे, कैसा क्या क्या ध्यान में रखोगे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बट वो लास्ट में मिलेंगी आपको. अभी हम थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं. प्लस व्हेन यू बाय द क्लासेस, व्हाट टू डू. दोस्तों, आप मुझसे स्टार्टिंग में क्या करते हो, जो हम आपको नंबर देते हैं ना डाउट्स पूछने के लिए, आप उससे पता क्या डाउट पूछते हो? सर कितनी क्लासेस होंगी, सर कितनी बुक्स लगवाएं, कौन सी बुक्स लगाएं, सर एक क्लास कितने घंटे होगी, सर कितने कब तक चलेगी क्लास, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब मिलेंगे, सर कौन सी बुक लगाएं. चाहे मैं कितनी बार ही बता देता हूँ, बच्चा मेरे से आके वो पूछता ही है और मुझे पता चल जाता है कि उसने अभी क्लास खरीदी है. अगर उसने इंट्रोडक्शन क्लास देख ली होती तो मुझसे पूछता नहीं. ठीक है, तो अवॉइड दोस्त काइंड ऑफ स्मॉल डाउट्स. हम इस वीडियो में वो सारे आपके डाउट्स डिस्कस करके चलेंगे, जिसके मैंने पहले से ही आपके डाउट्स की एक लिस्ट बना रखी है जो पिछली क्लासेस में बच्चों ने पूछे हैं. ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ डाउट्स की लिस्ट बना रखी है मैंने, वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप जब भी डाउट पूछो तो रेलिवेंट डाउट पूछो कि सर आज के टॉपिक में ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, इसमें क्या ध्यान में रखना है. ठीक है, ऐसे डाउट पूछो आप. तो उससे पहले वो सारे आपके छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, उससे पहले थोड़ा बहुत अपना सब्जेक्ट जान लेते हैं कि हमारे सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं. तो एटलीस्ट आपको ये तो आइडिया है कि सब्जेक्ट में पेपर में हमारे जो सब्जेक्ट है जो पेपर में आएगा क्या क्या आ सकता है इसमें से. एटलीस्ट यू शुड नो योर एग्ज़ाम या फिर सब्जेक्ट कह लो. तो बिजनेस लॉ विच इंक्लूड्स 5 यूनिट्स. पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर अ ब्रीच. ये एक्चुअली जो मैंने आपका एक पैटर्न बनाया है यूनिट वाइज, ये है आपका जो DO का पैटर्न है. जब आप किसी और एक्सटर्नल टीचर की बुक रेफ़र करोगे किसी राइटर की, तो हो सकता है ये यहाँ दिखा दे, ये यहाँ दिखा दे, ये यहाँ दिखा दे. ठीक है, ये पैटर्न जो मैंने फॉलो किया किसका किया है? आपकी DO की बुक का. टॉपिक या यूनिट ऊपर नीचे हो जाएगा, किसी और बुक को आप फॉलो करो तो उससे टेंशन में मत आ जाना. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ देखो, पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है. ये तीनों एक ही बात है. ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या क्या है हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो छोटे छोटे हमारे और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, बेलमेंट वगैरह, आपका गारंटी वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें इसमें भी है. फिर आता सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. फिर आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट हुआ करता था, पार्टनरशिप एक्ट 1932. उससे उस टाइम क्या था आपका, एक और टॉपिक था IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002. वो हटा के आपका अब क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. तो कंफ्यूज मत होना, कोई बच्चा बहुत पुरानी बुक यूज़ कर रहा है, वहाँ पे इसकी जगह हो सकता है लिखा हो IT एक्ट, तो वो आपकी पुरानी बुक होगी. आई होप इतना को ध्यान रखोगे आप. तो ये है हमारा पूरा सिनारियो जो हमारे पास हमको पढ़ के चलना है. थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ, कुछ बच्चे पूछते हैं. पहले ये सब ना, ये पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था.
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना? 1872 में, अंग्रेज़ों के टाइम का एक्ट है। उसके बाद क्या हुआ 1930, उसमें ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी इसी के अंदर था, इसी के अंदर ये भी इसका पार्ट था इस एक्ट का। फिर 1930 में वो सेक्शन जो सेल ऑफ गुड्स की बात करते थे उन सेक्शनों को हटा के एक नया लॉ बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके बाद 2 साल बाद जो पार्टनरशिप एक्ट के, यानी जो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो सेक्शन थे उनको हटा के एक अलग लॉ बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो इतना ये बेसिक सिनेरियो जानना मतलब बहुत है हमारे लिए। इसके मैंने जो एक एक टॉपिक है वो भी अलग से मेंशन कर दिए हैं। इंडेक्स एक तरह से आपको पूरा मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी मोटा मोटा इंडेक्स है। इसमें कुछ चीज़ें चेंज होंगी, अपडेट होंगे ड्यूरिंग आवर क्लासेस, तो वो मैं मेंशन आपको करता हुआ चलूँगा। बट आपका आप जब डी की बुक निकालोगे उसमें फालतू की चीज़ें दे रखी हैं, एक इंडेक्स में 20 टॉपिक दे रखे हैं, मतलब एक चैप्टर में, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है इसी टॉपिक के अंदर की कुछ चीज़ें अलग से 2 बुलेट बना दी हों, जैसे इसमें हमने ऐसे लिखा हुआ है 3 बुलेट्स लिखा हो ना, 3 टॉपिक है इसके अंदर, तो आपके डी की बुक में ऐसा बहुत सारा दे रखा होगा, उससे डरना मत। वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर का जो टॉपिक है ना उनका अलग से इंडेक्स में डाल दिया होगा, तो आप डरना मत। तो ऐसे सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपको मिल जाएगी PDF इस इंट्रोडक्शन वाली क्लास की वीडियो में के फोल्डर में। अब थोड़ा बहुत देखो, आपका जो वेटेज रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है, आपका वेटेज रहेगा ये 15, 25, 20, 25, 15। अब टोटल कितना बनता है इसका? 100। बट दोस्तों पेपर 100 का नहीं आता, पेपर आता है आपका 90 का। बाकी जो 10 नंबर है वो आपके इंटरनल होंगे। अब इसमें इस 100 में 90 का पेपर आएगा, तो ऐसा नहीं एग्जैक्ट यही पैटर्न हो सकता है 5 नंबर ऊपर नीचे हो। मान लो इसमें से कम आ जाए, पहले में से कम आ जाए, इसमें से ज़्यादा आ जाए, इसमें से 25 की जगह 30 नंबर का आ जाए। तो एग्जैक्ट नहीं है, बट मोटे मोटे तौर पे ये आपका टॉपिक की वेटेज रहेगी। आई होप इतना समझते हो। कल को आप कहो सर हमारे ना इस बार ना क्या हुआ, इस वाले में से ज़्यादा पेपर, पहले वाले में से ज़्यादा आ गया सर, आपने तो बताया था 15 से ऊपर का नहीं आएगा सर, ज़्यादा कैसे आ गया। ये एक वेटेज है, पेपर में कुछ क्वेश्चन किसी टॉपिक में से ज़्यादा पूछ सकता है किसी पर्टिकुलर यूनिट में से, तो ऐसा पॉसिबल है। आई होप इतना आप समझ के चलते हो। अब थोड़ा सा आपका एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस पे आता हूँ जो आपके मन में छोटे छोटे डाउट आते हैं। देखो आपका मोटे मोटे तौर पे क्या रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। ये आपका टोटल रहेगा 90 मार्क्स का, 19 लिख रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। इसमें से हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 18। और आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे ऑफ कोर्स 5 क्वेश्चन होंगे। सर इसका पैटर्न कैसा रहेगा? मोटा मोटे तौर पे पैटर्न देख लो सर कैसा रहेगा। इन जनरल रहेगा दो क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा 12 का, एक आएगा 6 का। ज़्यादातर ये पैटर्न रहेगा आपका बच्चों, ठीक है, 12 का और 6 का। तो यानी एक क्वेश्चन में 2 पार्ट आएंगे, A एंड B, ठीक है। प्लस ऐसे ही ऐसे लिखा रहेगा और करके आपको आ जाएगा दोबारा से A एंड B। तो आपको क्या करना होगा, या तो ऊपर वाले 2 क्वेश्चन करने होंगे या नीचे वाले 2 क्वेश्चन करने होंगे। इन जनरल ये पैटर्न आपका रहेगा पेपर में। हो सकता है जैसे मैं मान के चलो तीसरा क्वेश्चन आपका आ गया 6, 6, 6, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या तो एक क्वेश्चन में 2 पार्ट आएंगे या एक क्वेश्चन में 3 पार्ट आएंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया मिल गया है आपके सब्जेक्ट का और उसके अंदर आपके एग्ज़ाम का। बच्चों के मन में ये, अगर बच्चों को ये बता देना तो एक ओवरव्यू बन जाता है बच्चों का कि हाँ सर ऐसा ऐसा है सब्जेक्ट में, ये 5 चीज़ें हैं, 5 टॉपिक हैं, 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से हर यूनिट लगभग इतने मार्क्स की होंगी, तो हमको इस तरीके से पढ़ना है। एक बच्चे के माइंड में चीज़ें रह जाती हैं,
इसलिए मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज ये चीज़ डिस्कस करने की अभी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए अब वो डाउट्स देख लेते हैं आपके जो आपके मन में आते हैं दोस्तों, उनकी लिस्ट एक एक करके मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सर सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों का, सर ये सब्जेक्ट कितना इजी है कितना मुश्किल है? सब्जेक्ट आपका बहुत इजी है, बट साथ ही साथ थोड़ा टेक्निकल है। सर टेक्निकल है मतलब आप क्या कहना चाहते हो, समझ में नहीं आया। सब्जेक्ट थियोरेटिकल है, इजी है, जब आप समझने लगोगे ना तो इजी लगेगा, और इजी है भी बहुत, लेकिन बीच में ना टेक्निकलिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। हाँ सर इसमें ना ये चीज़ हो जाए तो ठीक है। जैसे कि पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन ऑफ सेल, यानी कुछ भी कंसिडरेशन उसमें। मैंने मान लो आपने मुझसे कोई काम कराया, मैं सी हूँ, आपने मुझसे रिटर्न भरवाई, ठीक है। अब हमारा एग्रीमेंट हुआ, आपने उस एग्रीमेंट लिख दिया कि आप, मान लो आपका नाम है संजय, कि संजय मेरे पास आए, संजय ने कहा सर मेरी रिटर्न भर दो, तो मैंने कहा हाँ सर मैं आपकी रिटर्न भरता हूँ। हमने सिर्फ इतना अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि संजय मुझसे रिटर्न भरवाने आए हैं, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं। अगर उसमें ये लिखा रहेगा संजय मुझसे अपनी रिटर्न भरवाएंगे जिसके मुझे वो इतने रुपए देंगे, यानी कंसिडरेशन अगर वो है तो माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो नहीं है तो सिर्फ माना जाएगा सिर्फ ये एक अग्रीमेंट बना है। तो ऐसे छोटी छोटी ना टेक्निकलिटीज़ आएंगी इसमें, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगी, जो कि मैं आपको बताऊंगा, और वो ध्यान में रहेंगी आपको एग्जाम्पल समझ के। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कोई भी बुक उठा के देखोगे तो आपको एग्जाम्पल्स बहुत मिलेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स में से एग्जाम्पल नहीं मिलते इतने, लेकिन इस सब्जेक्ट में से एग्जाम्पल मिलेंगे, और आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। मतलब आपको याद रह ही जाएंगे जब आप समझोगे, टेक्निकलिटी से समझ के चलेंगे तो आपको एग्जाम्पल भी याद रहेंगे। तो उसकी टेंशन मत लेना आप, सब्जेक्ट बहुत ईजी है। सर सेशन कौन सी क्लास लैंग्वेज में रहेगा? बच्चों के ये भी क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा लग रहा होगा अजीब। ऑल्दो आई एम ऑल्सो ऑलरेडी डिस्कसिंग दिस इन हिंदी। हमारा सब्जेक्ट, हमारा जो क्लास रहेगी वो हिंदी में ही रहेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सर क्लास कितनी देर की रहेगी? एक क्वेश्चन और आता है बच्चों का। हमारे क्लासेस 1 से सवा घंटे के बीच में रहेंगी मेनली, इसी के अंदर हो जाएंगे क्लास कंप्लीट, एक क्लास। और हमारी क्लासेस जा सकती हैं 40 तक, 40 क्लासेस जा सकती हैं। आई वुड ट्राई कि कम से कम में टाइम में करते हैं, क्योंकि अगर हम 2-2 घंटे पढ़ाने लग जाएं समझने को, तो खैर टॉपिक को अगर हम ज़्यादा घुसेंगे तो हम 4-4 घंटे पढ़ सकते हैं एक ही क्लास में, लेकिन हम उतना नहीं करके चलेंगे। तो हमारी मेनली क्लासेस रहेंगी 1 से सवा घंटे के बीच में, 15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, किसी कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पेशल है या मुश्किल है, जो बच्चों को मुश्किल लगता है, वहाँ उस पर टाइम लगे। अदरवाइज 1 से सवा घंटे के बीच में हमारी क्लास हो जाएगी, एक क्लास। एक और चीज़ बता दूँ आपको, हम हर क्लास का उसी क्लास के एंड के लास्ट के 5 से 10 मिनट में रिवाइज करेंगे पूरा का पूरा। दोबारा सुन लो, जो 1 घंटे में हमने पढ़ा होगा उसको अगले 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। यानी एक क्लास में आप 2 बार पढ़ रहे हो। जब आप पढ़ोगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। सर इससे क्या फ़ायदा हो जाता है? 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका उसी टाइम पे रिवाइज हो गया, एक चीज़ को आपने 1 घंटे में पढ़ा, धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसता गया, थोड़ा थोड़ा निकलता गया, घुसता गया, थोड़ा थोड़ा निकलता गया। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही आपने उसी को 5-10 मिनट में पढ़ लिया तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाता है, पूरा का पूरा रिटेन हो जाता है कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, ऐसा होता है। हमारा माइंड वर्क, हमारा माइंड काम ही ऐसा करता है, रिटेन ऐसा करता है चीज़ों को। ठीक है, तो एक तरह से आपने 2 बार क्लास ले ली। दूसरा फ़ायदा क्या है, जब आपका एग्ज़ाम आएगा आपको कुछ नहीं करना, आपको उठानी है वीडियोस और बुक, और लास्ट के 5 मिनट लगा देने हैं, हैंड फ्री लगाई, लास्ट के 5 मिनट लगाए और आप पढ़ते चले गए। आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक बार में रिवाइज हो जाता है कुछ ही घंटों में। ठीक है, आई होप आप समझ के चलोगे कि इसका कितना फ़ायदा हुआ। जब आप क्लास लोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर कौन सी बुक रेफर करें, क्या करें, मतलब बुक्स का क्या सीन रहेगा? तो आप पहले तो मैं बता दूं, आप नोट्स रेफर करो, उसकी जगह कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं क्या सजेस्ट करता हूं पर्सनली, 10 ईयर एग्ज़ाम टाइम पे यू मस्ट हैव 10 ईयर। उस 10 ईयर के साथ, 10 ईयर तो है ही है आपके पास,
बहुत से टीचर मना करते हैं 10 ईयर मत पढ़ो, हमारे नोट्स से करके चले जाओ सब आ जाएगा। देखो पढ़ना अलग चीज़ है, रिवाइज करना अलग चीज़ है, एग्ज़ाम में लिखना अलग चीज़ है। कुछ बच्चे क्या वो करते हैं, उनके अंदर नॉलेज तो होती है लेकिन उनके नंबर नहीं आते। आपने अपने दोस्तों में सुना होगा, सर मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा नॉलेज था उसकी लेकिन उसके नंबर नहीं आया, उसकी किस्मत ख़राब थी। किस्मत ख़राब नहीं, ये मेरे साथ हो चुका है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने सीए के टाइम के एक्सपीरियंस से। हम कुछ ना कुछ कमी करते हैं, हमें उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता कि लिखना कैसे है। नॉलेज होना अलग चीज़ है लेकिन लिखना कैसे है पेपर में जिसकी वजह से आपको नंबर मिले वो अलग चीज़ है। चलो कभी और डिस्कस करूँगा उसमें थोड़ा और, तभी दोबारा सुनो। आपको रखना 10 ईयर, साथ में एक बुक या फिर वो हमारे नोट्स रहेंगे जो पीडीएफ में आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेंगे, हर एक क्लास के फोल्डर में मिल जाएंगे आपको पीडीएफ। 10 ईयर और वो नोट्स बहुत है आपके लिए, मोर देन सफिशिएंट है। या फिर कुछ बच्चों को हाथ में बुक रख के पढ़ने की आदत होती है, नो प्रॉब्लम, आप कोई एक्सटर्नल बुक लगा लो। अब एक्सटर्नल बुक कौन सा हो सकती है, या तो आप डीओ की बुक लगा लो, जो डीओ की आपके पास पतली सी बुक जो भी आई होगी, या फिर आप किसी राइटर की बुक ले सकते हो मार्केट से। आप टैक्समैन की बुक ले सकते हो, आप पीएसपीसी तुलसियान, सीएपीसी तुलसियान उनकी बुक ले सकते हो आप। तो आप कोई मार्केट से डिसेंट बुक ले सकते हो, बट कोशिश करना कि बुक ज़्यादा पुरानी ना हो, 1 साल पुरानी हो तो चलेगा, अदरवाइज तो पुरानी ना हो, क्योंकि उससे पहले ना टॉपिक आपका जैसे मैंने बताया ना ये नहीं था आपका, ये चेंज हो गया था। आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। आप बता दो मैं नोट्स की, ये नोट्स आपका मैं खुद नोट्स बना रहा हूँ। एक ये आपकी पीसी तुलसियान की बुक है, 2 एक ये राइटर है, 3 टैक्समैन की बुक, आपकी ड्यू की बुक, ड्यू की जो पीडीएफ होती है, 4 आपका 10 ईयर। 5 चीज़ों से आपके नोट्स बना रहा हूँ। सर इतनी क्यों मेहनत कर रहे हो आप, 5 चीज़ों से नोट बनाने की क्या ज़रूरत है? वो इसलिए कई टीचर्स की बुक में कुछ टॉपिक हैं, कई टीचर की बुक में कुछ टॉपिक नहीं है। दूसरा रीज़न, कुछ टीचर्स की बुक में कुछ टॉपिक ज़बरदस्ती के बढ़ा के दिखा रखे हैं, यानी छोटा टॉपिक है लेकिन 4 पेज लिखे हुए हैं। कुछ टीचर की बुक में टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है लेकिन समझा इतना सा रखा है। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? और कुछ टॉपिक जो एग्जाम में आते हैं लेकिन बुक में ही नहीं है। आप समझे आप? तो मुझे ये सब करने के लिए आपके नोट्स को शॉर्ट बनाने के लिए प्लस रेलिवेंट, ये नहीं है कि मैंने नोट्स को ज़बरदस्ती छोटा कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। छोटे नोट्स प्लस रेलिवेंट, जो आप लिखोगे पेपर में तो उसका नंबर मिले। ये करने के लिए ये 4-5 बुकों से मुझे अपने नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा अगर आप 10 ईयर और नोट्स फॉलो करते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बट कई बच्चों को ना वो फ़ोन में नोट्स को पढ़ने की आदत नहीं होती, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन दिया, वो आपके ऊपर है। आई होप इतना समझ रहे हो और नोट्स की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो कि कितनी मेहनत से नोट्स बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों का क्या आता है, सर नोट्स कैसे मिलेंगे? नोट्स आपके जो भी आप एप्लीकेशन जब अपना लॉगिन करोगे तो हर क्लास के फोल्डर में उस क्लास में जितना पढ़ाया गया है उतनी पीडीएफ उस क्लास के फोल्डर में मिल जाएगी। डाउट्स, सर डाउट कैसे क्लियर होंगे? डाउट्स के लिए आपको एप्लीकेशन में आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो अपने डाउट्स। वो व्हाट्सएप में टाइमिंग लिखी होगी, 6 से 8 के बीच में जनरली टाइमिंग होती है हमारी। आप अपनी क्वेरी जब मर्जी डालना, आपको आंसर शाम को या रात को जैसे मैं अवेलेबल होऊंगा या टीम अवेलेबल होगी तो उसके आपको आंसर मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेरी मैं ही सॉल्व करूँगा, डोंट वरी। हाँ सर सब्जेक्ट में हम कितना घुस के पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे? हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया ना, जो किसी टीचर की बुक में नहीं है वो भी हम हो सकता है यहाँ पे पढ़ के चलें। ऑडिटिंग जो आप पढ़ोगे ना सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 में, वहाँ पे ना पता है बुक्स में क्या है? अगर आप पढ़ोगे, आपने सीनियर के किसी सीनियर ने आपकी मेरी क्लास ली होंगी, तो कुछ तो टॉपिक ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं बुक में ही नहीं है, डीयू की खुद की बुक में नहीं है। सुन के झटका लगा होगा अभी आपको, बट ऐसा है। बट इस सब्जेक्ट में बहुत कम ऐसी जगह आएंगे जहाँ पे किसी टीचर के बुक में नहीं होगा। 1-2 टॉपिक हैं, मैं ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा। ऑल्दो हम नोट्स पूरे के पूरा बना के चले रहे हैं तो हम बुक को फिर रेफर ही नहीं करते, फिर नोट्स से डिस्कस करके चलते हैं।
ठीक है, तो हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे, जहाँ पे जितनी ज़रूरत होगी उतना ज़्यादा उस टॉपिक में घुसेंगे समझने के लिए। ठीक है, मेरा फोकस रहेगा आपको कि आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाओ। मैं ये नहीं करता, बहुत से टीचर क्या करते हैं, आपको पढ़ाते पढ़ाते इतना घुस जाएंगे टॉपिक में कि वो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे देंगे, आपको सब पता होगा उस टॉपिक के बारे में, सब उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पास सब पता होगा, लेकिन पेपर में नंबर नहीं आते। तो मेरा प्राइमरी फोकस रहेगा कि आपके नंबर अच्छे आएँ, उसके बाद ऑफकोर्स आपको एक एक टॉपिक समझ में आए, वो आएगा ही आएगा। उसके बाद ये होता है कि हाँ, आपको मैं फालतू की चीज़ें कितने पढ़ा सकता हूँ। मेरी क्लास में मजाक बहुत कम होता है, ना के बराबर ही होता है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी तो मजाक वजाक का सीन बनता ही नहीं है। टॉपिक से रिलेटेड कुछ हो गया तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर जाऊँगा, अदरवाइज़ हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास रहेगी आपके टॉपिक से रिलेटेड, कोई फालतू में बकवास नहीं होगी। आई होप इतना आप समझते हो। दोबारा सुन लो, प्योरली फोकस रहेंगे हम ताकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर आएँ, फालतू की बकवास नहीं होगी। ठीक है, हम फालतू में बहुत ज़्यादा नहीं घुसेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, आप साथ के साथ एक नोट पैड बना सकते हो, उसमें आप लिख सकते हो कि सर ने आज के इस टॉपिक में ये कराया था, ये ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है, या फिर जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो वहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, बच्चे पूछते हैं कि सर हम कोई रजिस्टर लगाया नहीं लगाया, तो रजिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। एक पतला सा रजिस्टर या बुक या नोट पैड रख लेना, उसमें क्लास नंबर, उसमें कोई वो मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैंने कोई बताई है तो उस नोट पैड में लिख लेना। इससे क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज करते हो तो आपको चीज़ें ध्यान में आ जाती हैं। हाँ सर, इस सब्जेक्ट में सेक्शन याद करना ज़रूरी है। ऑल्दो ये दो तीन चीज़ें मैं साथ क्लासेस में बताऊंगा, बट फिर भी बता देता हूँ। देखो, इस सब्जेक्ट में हुआ, चाहे डायरेक्ट टेक्स्ट में हुआ, चाहे इनडायरेक्ट टेक्स्ट में हुआ, आपको सेक्शन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। मत याद रखना सेक्शन, ठीक है, साफ साफ बोल रहा हूँ, कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट कुछ लोग क्या होते हैं, दो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, एक पढ़ता है कि हाँ एज़ पर सेक्शन दिस एंड दिस ये होता है, सेक्शन के बाद उसको टॉपिक याद आता है। एक बच्चा वो होता है, उसको सब कुछ पता होता है, हाँ भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन लिख देगा, वो बेलमेंट क्या होता है लिख देगा, गारंटी क्या होता है लिख देगा, लेकिन उसको सेक्शन याद नहीं होगा। तो वो आपका तरीका, आप पढ़ते कैसे हो, ये बच्चा ना पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में डेवलप होता है, आप समझोगे धीरे धीरे। अदरवाइज सेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की, आपको टॉपिक आना चाहिए, उस टॉपिक के अंदर जो पॉइंट है वो याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट कब मिलेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट में, जब क्लास हमारी एंड होने लगेगी तब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी। होता क्या है ना, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट हर साल अपडेट होती है। ऑल्दो ये सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं आते, बट क्वेश्चंस जो पिछली बार आए हैं फिर 2-3 साल में उसमें से अब कौन से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है, इसलिए वो हमें हर बार रिवाइज करने पड़ते हैं, तो वो आपको लास्ट में मिलेगी। उसके साथ साथ आपको एग्जाम टिप्स की भी वीडियो में दूंगा एक, कि आपको लिखना कैसे है पेपर में। अगर वो पैटर्न, वो आप तरीका यूज़ करोगे तो आपके 8-10 नंबर 15 नंबर ऐसे बढ़ जाएंगे। जब एग्जाम टिप्स की क्लास दूंगा ना तब आप देखना। हाँ, एक क्वेश्चन आता है बच्चों का, स्टार्टिंग में बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, सर आपने बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो। बेटा स्टार्टिंग में क्या होता है ना दोस्त, धीरे धीरे चीज़ों को समझना पड़ता है। आप नया सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आप अभी निकले हो 12th से, आप देख रहे हो कि हाँ यार नया सब्जेक्ट है, इस तरह का तो कुछ पढ़ा नहीं। अब हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी, मैथ्स, ये तो हमने पढ़े थे बचपन से। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक एक्ट पढ़ रहे हैं, तो धीरे से ना बच्चे का पेस बनाना पड़ता है स्टार्टिंग में। मैं तो पहले दिन से तेज़ पढ़ा दूंगा, लेकिन वो स्टार्टिंग में धीरे धीरे 3-4 क्लासेस स्लो जाएंगी, लेकिन उसके बाद हम फिर तेज़ चलेंगे। फिर आप कहोगे सर बहुत तेज़ पढ़ा रहे हो। तो मुझे पता है, ये चीज़ आप मेरे पर छोड़ दो कि कहाँ तेज़ पढ़ाना है, कहाँ धीरे पढ़ाना है, उसकी आप कोई भी टेंशन मत लेना। हाँ, आप बहुत तेज़ हैं किसी टॉपिक में, आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी समझ में आ रहा है, तो आप उस टॉपिक को थोड़ा तेज़ देख लेना, ठीक है। अदरवाइज़ वो मेरे ऊपर रहेगा कि कौन सा टॉपिक कितना तेज़ पढ़ाना है, कितना धीरे पढ़ाना है। हाँ ये है, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो लग सकती है आपको क्लासेस, बट उससे आप परेशान मत होना, ठीक है। तो बहुत सारे डाउट्स जो मैंने डिस्कस कर लिए, बहुत सारे डाउट आपको
बच्चों वाले भी लग रहे होंगे कि सर क्या डिस्कस कर दिया आपने, और बहुत सारे डाउट ऐसे होंगे कि आपको लगेगा हाँ सर ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया हमें, अब हम आपसे फालतू चीज़ें नहीं पूछेंगे व्हेन वी विल बाय द क्लासेस। आई होप इट इज़ क्लियर। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सब्जेक्ट, द जर्नी टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट विद मी। और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, सारी चीज़ें ध्यान रखना, बुक ले लेना, रजिस्टर ले लेना, मेंटेन कर लेना, या जो भी आपको छोटा मोटा नोट्स लिखना हो, जैसे मैं बताते जाऊँगा आपको वैसा करते चले जाना है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।